आज हम जानने वाले हैं अटैक्सिया के बारे में। अटैक्सिया यानी कि गतिभंग, इसे हम हिंदी में कहते हैं। इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। हमारे शरीर की जो गति है वो भंग हो जाना, वो कम हो जाना, इसे ही हम अटैक्सिया कहते हैं। हमारा जो शरीर है इसका स्ट्रक्चर बना है बोन्स की वजह से। हम जो खड़े रहते हैं, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो हड्डियों का है और उसके ऊपर होती है मसल्स जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जो हमें गति देती है। और ये जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, इससे कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। अब किसी भी वजह से अगर आपके मांसपेशियों को कंट्रोल करने का जो दिमाग का काम है वो डिस्टर्ब अगर हो जाए और आपका नियंत्रण मांसपेशियों के ऊपर का कम हो जाए, खो जाए, इस वजह से जो असमर्थता होती है या कठिनाई होती है, इसे हम कहते हैं अटैक्सिया। सो लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक रीजन ऑफ अटैक्सिया। इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। इसके कारण क्या है, कौन से लक्षण इसमें दिखते हैं और किस तरह की ट्रीटमेंट अटैक्सिया में करना चाहिए, यही इस वीडियो में आज जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। क्या लक्षण होते हैं इस गतिभंगता के या अटैक्सिया के? सही प्रकार से संतुलन न कर पाना, यही सबसे शुरुआती लक्षण इसमें होता है। यही पहला लक्षण इसमें होता है। दूसरा लक्षण इसमें दिखता है चाल से, संतुलित चाल न होना, यह इसका इंपॉर्टेंट दूसरा लक्षण है। मांसपेशियों के कंट्रोल में दिक्कत आने की वजह से यह तकलीफ होती है। इसीलिए मांसपेशियों से किए जाने वाले जो काम है उसमें आपको तकलीफ दिखाई देगी, उसमें आपको दिक्कत दिखाई देगी। जैसे शर्ट के बटन लगाना है तो नहीं कर पाओगे, या फिर खाने में दिक्कत होगी। इस तरह का सिम्टम भी अटैक्सिया में दिखता है। लिखने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में, बात करने में, आवाज में बदलाव भी इसमें देखा जाता है। खाना खाने में तकलीफ हो सकती है, निगलने में दिक्कत हो सकती है, हाथों, पैरों और बाजुओं में आपसी तालमेल ना होना, ये लक्षण भी इसमें दिखता है। उसी तरह से फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकवा आ जाना, घूमने जैसा, चक्कर के जैसा होना, ये भी लक्षण अटैक्सिया में कॉमनली दिखता है। हम और इसमें एक चीज़ जो मार्क करते हैं वो है ट्रिमलिंग, यानी कि हाथ पैर में कंपन। इस तरह से हाथ और पैर हिलने लगते हैं, बैलेंस बिगड़ने लगता है। देखने में इससे परेशानी हो सकती है, या सुनने की जो क्षमता है, सुनने में भी परेशानी हो सकती है। कभी कभी पैरों का सेंसेशन भी लॉस हो गया, ऐसा एक फीलिंग आता है। और यही कारण है कि अटैक्सिया में पेशेंट डिप्रेशन की अवस्था तक पहुंचता है, क्योंकि डेली लिविंग एक्टिविटीज जो है वो चैलेंजिंग बन जाते हैं और इसीलिए डिप्रेशन की जैसी कंडीशन भी हो सकती है। तो क्यों होता है ये अटैक्सिया, क्या इसके कारण है? आइए अब समझते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे शुरुआत में हमने समझा है कि मसल का कोऑर्डिनेशन जो ब्रेन से होता है उसमें डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। तो ये क्यों हो सकता है? अगर किसी वजह से आपको चोट लग जाए तो ये संभव है। और एक कारण इसमें देखा जाता है वो है स्ट्रोक। किसी भी वजह से अगर आपके मस्तिष्क को जो खून पहुंचता है वो अगर जम जाए, बराबर ना पहुंचे, तो हो सकता है आपको ये अटैक्सिया के सिम्टम्स आए। स्ट्रोक के ऊपर मेरे काफ़ी वीडियोस है, ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ये भी इसका कारण हो सकता है। कुछ बीमारियां होती है, सेरेब्रल पाल्सी, ये अगर है तो भी तकलीफ हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की समस्या है तो भी तकलीफ हो सकती है, या फिर चिकन पॉक्स की वजह से भी इस तरह के लक्षण, इस तरह की बीमारी हो सकती है। मस्तिष्क में अगर ट्यूमर है तो ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये समस्या हो सकती है, जैसे सेडेटिव है या फिर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है, इन ड्रग्स की वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। विटामिन ई की कमी या फिर विटामिन B12 की कमी, ये भी कारण हो सकता है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर मादक पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये भी कारण हो सकता है अटैक्सिया के लिए। हाइपोथायराइडिज्म या फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, उनके अगर कांटेक्ट में आप आते हैं, मर्क्यूरी पॉइजनिंग एक रीज़न है, या कुछ लोगों में देखा जाता है कि अनुवांशिकता, ये भी एक कारण हो सकता है। अब समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या और किस तरह की ट्रीटमेंट इसमें होनी चाहिए। तो इसमें दो प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। पहला तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी है और दूसरा होता है आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत अच्छे होम्योपैथी में रिजल्ट है और कॉज को हम फाइंड आउट करके किस वजह से ये हुआ है उसको भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन आपने लेनी चाहिए, लेकिन याद रखिए अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाइए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है।
सो ट्रीटमेंट के साथ ज़रूरी होती है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। आपको फिजियोथेरेपी भी इसमें लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो मसल्स है उसमें ताकत बनाने के लिए और आपको गतिशील करने के लिए हेल्प मिलेगी। दूसरा काम आप इसमें कर सकते हैं स्पीच थेरेपी। अगर बोलने में कोई दिक्कत है तो स्पीच थेरेपी से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से आपको गतिशील बनाने में, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छा करने के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर चलने में दिक्कत है तो वॉकर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन प्लस सपोर्टिव ट्रीटमेंट, तो हो सकता है इस कंडीशन से आप बहुत जल्दी निकले, बहुत जल्दी रिकवरी हो। इसीलिए कारण तक पहुंच के, अच्छे से समझ के इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।